बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की ताहयात नाअहली केस में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमा रता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) का ताहयात नाअहली का जो कानून है वो सियासतदानों के लिए काला कानून है। केस की मज़ीद समाअत भी हुई, मज़ीद बातें भी हुई, लेकिन ये जो अहम तरीन उनका बयान है, क्या ये इस बात का इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत अहम रहनुमाओं के खिलाफ जो ताहयात नाअहली का केस है वो ख़त्म हो जाएगा, सियासी कायदीन के लिए राहें खुलने का इम्कान है? प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, जिन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने का सोचे भी ना, और दुआ करूँगा कि अगर वो किसी लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल करें तो वो खुद भी उसको लीड करें, साथ में आए। उनको ऐसी वापसी की राह दिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा जारहाना अंदाज में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह नज़र आ रहे थे। क्या हुकूमत इमरान खान को लॉन्ग मार्च नहीं करने देगी? और प्रोग्राम के आखिर में बात वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की, जिन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि डॉलर की असल कदर 200 से कम है, इसको असल कदर पर वापस लेकर आऊँगा और IMF को मैं देख लूँगा, डॉलर मईशत को मज़ीद बेहतर करेंगे। क्या इसहाक डार के दावे हकीकत का रूप धार लेंगे? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार अली मुमताज़ साहब और सीनियर तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। ताहयात नाअहली पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आपने यकीनी तौर पर सुने होंगे, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत अहम कायदीन की सियासी राह खुलने का इम्कान है? अच्छा देखिए, इस पे बात तो जिस हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं, इस ये बहस चल रही है और कानूनी तौर पर भी चल रही है, अदालतों में भी चल रही है। पहली मरतबा जब ये मसला आया तो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने ये मामला भेजा रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि वहाँ से वापस हो गया और उन्हें कहा गया कि आप पार्लियामेंट में इस मामले को हल करें। वो ख़ास तौर पर इसका जो मुद्दत है उसका तयन करने के बारे में थी कि सज़ा क्या तमाम उम्र नायल हो सकता है बंदा या नहीं। लेकिन ये जिस हमने पहले भी कहा, ये ये बात बार बार आएगी। अभी तो नवाज शरीफ साहब के मामले में है, फिर ये अभी वाडा साहब, उसके बाद जहांगीर तरीन वगैरह वगैरह, ये सब लोग जो हैं इनका ये केस आना ही आना है और इसके ऊपर अमेंडमेंट चाहे लेजिस्लेटिवली हो या कोर्ट अपना फैसला जारी करे। मेरा ख्याल है कि ये मामला अब हल होने के करीब है और मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अमूमी हालात जो इस कदर मुश्किल और चैलेंजिंग हैं, इन हालात के अंदर शायद कोशिश यही होगी अदालतों की भी। वो मैंने कहा था पहले भी, बहुत दफ़ा कहा है कि अदालतें इसी माशरे का, इसी मुल्क का हिस्सा है। हम ये जो कहते हैं इंसाफ अंधा होता है, इंसाफ अंधा नहीं हो सकता, उसको अपने इर्द गिर्द के मामलात को देख के फैसले करने होते हैं। अगर आपकी आधी से ज़्यादा या एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो आपका पॉलिटिकल कैपिटल है वो बाहर हो जाए निज़ाम से और सियासी जो लीडरान हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो ना रहें, तो फिर किस तरीके से आप अपने मामलात को, जो पीछे रह जाते हैं बदकिस्मती से, वो इस तरह के नहीं हैं जो कि मामलात को हल कर सकें। दूसरा सवाल आता है कि अगर ये ऐसा है तो फिर कानून की हुक्मरानी का मामला क्या होगा? उसके बारे में अर्ज़ यह है कि कई दफ़ा कानून हम ऐसे बना लेते हैं जिनके ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाता है। अपने मुआशरे को देखते हुए उस कानून को बनाना चाहिए। या तो कानून वाक़ई इतना अंधा हो कि वो बगैर देखे, बगैर फ़र्क किए हुए अप्लाई हो जाए, और जहाँ पर वो मुमकिन ना हो और आप इस तरह की मुश्किलात के अंदर फिर रास्ते ढूँढना शुरू कर दें और फिर मुश्किल से वहाँ से निकालने की कोशिश करें लोगों को, तो मेरा ख़्याल है कि फिर कानून की जो रेलेवेंस है, जो क्रेडिबिलिटी है, कम हो जाती है। तो जी, मेरा अपना यूँ मुझे लगता है कि अगली पार्लियामेंट को या इस पार्लियामेंट को या किसी भी पार्लियामेंट को, आने वाली पार्लियामेंट को, ये बैठ के लेजिस्लेटिव करेक्शंस जो हैं हमारे आइन के अंदर, ऐसी जो शरें हैं, जो ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर के बहस करके उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है अपने हालात के मुताबिक। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट्स करवाएं और बाकी जितने सारे और चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। मेरा ख्याल है ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की ज़रूरत है। कैसे होगा, किस तरह से लेके किया जा सकता है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको कि अगली पार्लियामेंट को हल करना है। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, चीफ जस्टिस कह रहे हैं आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन लॉ है, तो इन रिमार्क्स को सामने रखें तो ये कहा जा सकता है नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत अहम सियासी कायदीन के लिए राहें खुलने वाली हैं? असल में इस लॉ का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में सादिक अमीन के लफ्ज़ को मजाक बना दिया गया।
सादिको अमीन से ये मुराद नहीं कि सच बोलता हो और अमानत पर खयानत न करता हो, सिर्फ ये कह ले और कहें वो फलां उसने झूठ बोला था, अपना अकामा नहीं बताया था, वो सादिको अमीन ही रहा। ये मतलब नहीं हुआ करता। सादिको अमीन का मतलब होता है कि हुजूर नबी करीम की सीरत के मुताबिक उसकी ज़िंदगी चलती हो, उसके मयार पर पूरा उतरता हो। उनके मयार पर पूरा उतरना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं कि जो मयार उन्होंने कायम किए हैं उसको फॉलो करता हो। ये इतनी बड़ी बात हमने अपने आइन में रख दी और मतलब उसका ये बना दिया कि आपके पास अकामा नहीं है इसलिए आप नाहिद हो गए और तमाम जिंदगी के लिए नाहिद हो गए। तो अगर आज झूठे हैं तो कल भी झूठे हैं और परसों भी झूठे हैं। ये एक गलत इंटरप्रिटेशन कानून की भी है, लफ्ज की भी है। मैं जबान का आदमी हूं ना, मैंने लिसानियात में मास्टर किया हुआ है ना, मैं लिखता हूं ना, लिखारी हूं ना, मुझे पता है लफ्जों के ये माने नहीं हुआ करते। हमारे यहाँ ये मजाक बन गया है कि हुजूर नबी करीम की सीरत से लफ्ज लेकर हम उसको इस तरह मिस इंटरप्रेट करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं, जैसे रियासत मदीना का लफ्ज है। तो इस वक्त सूरत यार ये आ गई है कि लोगों को ये बात समझ आ गई है। अदालतों से हमने फैसले करवा लिए, अदालतों ने फैसले कर लिए, अदालतों ने ये भी फैसले कर लिए, आइन में ये लिखा हुआ है कि जो शख्स जो है अपने पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देगा वो डी सीट हो जाएगा। तो डी सीट होने का लिखा है, ये कहाँ लिखा है उसका वोट काउंट नहीं होगा। फैसला करती है अदालतों में, हो सकता है कल अदालतों को रिविजिट करना पड़े। अदारों को अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर पाकिस्तान के वजूद का इंसाफ है। आपने पाकिस्तान की सियासत का सत्यानाश करके रख दिया। आपने पाकिस्तान की साकिब निसार की अदलिया ऐसी थी कि उन्होंने बैलेंस करने के लिए इमरान को सादिको अमीन करार दे दिया और अब क्या जिंदगी भर के लिए सादिको अमीन है, और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया। अगर वो जिंदगी भर के लिए सादिको अमीन है तो आज जितने मुकदमे उनके खिलाफ आ रहे हैं या मसले उनके खिलाफ आ रहे हैं वो तो सुने भी जाने चाहिए, ठीक, क्योंकि वो सादिको अमीन है, अदालत से तयशुदा है। तो मेरे ख्याल में कानून का दुरुस्त और सही इस्तेमाल जो है पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में आइन की गलत इंटरप्रिटेशन जो है चाहे अदलिया करे वो हमारे मफाद में नहीं। अली मुमताज साहब, आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज के रिमार्क सामने रखें आर्टिकल 62(1)(f) के नाअहली के हवाले से जो उन्होंने कहा, क्या ये कहा जा सकता है नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के लिए सियासी राहें खुलने वाली हैं? देखिए, खाली चीफ जस्टिस के कहने से तो राहें नहीं खुल सकती जब तक इसमें कोई अमेंडमेंट, शहजाद साहब भी कह रहे थे, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जानी चाहिए कि अगर हम सब इसके खिलाफ हैं और हम इसके हक में नहीं और हम समझते हैं कि किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल नहीं किया जाना चाहिए तो फिर ये अमेंडमेंट हो जानी चाहिए। अब से कुछ रोज पहले जब बात हो रही थी तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आए थे और उनकी तरफ से भी कहना था कि जी सियासतदान को, और बल्कि मुनीर मलिक साहब भी उस दिन ये कह रहे थे कि जी एक सियासी लीडर को, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इस तरीके से कोई अदालती फैसले की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन ये सब अगर करना है तो सियासतदानों ने करना है, पार्लियामेंट में करना है, फ्लोर ऑफ द हाउस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है। और अगर आप समझते हैं कि वाकई में ये, और अगर पार्लियामेंटेरियंस भी समझते हैं कि ये काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, तो फिर इसके अंदर तरमीम हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा मसला ये है कि एक फैसला होता है और फिर उस फैसले पर किसी को सजा होती है या कोई उसका बेनिफिशरी होता है। अब जिसको सजा होती है, जब वही कल को जाकर, जैसे कि इस केस में अगर जहांगीर तरीन साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, तो इतने साल नाअहली के बाद जब उनको दोबारा से अहल कर दिया जाएगा और ये कानूनी अमेंडमेंट हो जाती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने साल फिर जो बाहर रखा गया वो क्यों रखा गया। और जैसा कि अभी सज्जाद मीर साहब भी फरमा रहे थे कि देखिए, मजहब को और सियासत को दोनों को अलग-अलग रखना चाहिए। हम सियासत में मजहब कार्ड ले आते हैं, बातें भी खैर सियासत कर रही हैं, लेकिन दोनों चीजें अलग-अलग हैं, इनको आपस में उलझाना नहीं चाहिए। और अगर हम एक फैसला करते हैं तो फिर उस फैसले की कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, ना कि कल को उसका मजाक बन जाए। लेकिन साथ में सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि अगर ये कानून खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि आइन का ये आर्टिकल, इसको अगर खत्म कर दिया जाता है तरमीम करके, तो फिर कल को अगर कोई कहीं पर कोई सजा का मुर्तकिब ठहरता है, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनको अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया, उनको बार बार कहा गया, जब उन्होंने अमल नहीं किया तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरे, उनको ऑफ द कोर्ट सजा दी गई और वो नाअहल हो गए।
इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब का भी मामला था। तो अगर कहीं पर कोई कल्प्रेट है और सही मानों में कल्प्रेट है, कोई फैसले उजलत में नहीं होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई फैसला फौरी तौर पे हो जाए, क्योंकि इन फैसलों का बाद में फिर हवाला दिया जाता है इन ईयर्स टू कम मुख्तलिफ केसेस में। तो फिर ये उसके ऊपर कोई रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैसल वार्डर साहब के मार्क्स आए और कुछ और फैसला आए, और नवाज शरीफ साहब के या किसी और या जहांगीर तरीन साहब के केस में कुछ और फैसला आए। वो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और अगर उसमें फैसला बदलना पड़ता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है। लेकिन अगर कहीं पे कोई गलती करता है, कहीं पे कोई सजा का हकदार है, तो फिर उसको आप कैसे पकड़ दकड़ कैसे होगी? क्योंकि अब तो होता यह है कि एक दिन आप किसी को सजा सुनाते हैं, कुछ साल गुजर जाने के बाद आता है, और जब वो ऐसा बेगुनाह होता है कि जहां से सजा सुनाई गई होती है, सजा सुनाने वाला जो है उस पर उंगलियां उठाई जा रही होती हैं, उस पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है अली मुमताज साहब, बिल्कुल ठीक। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं? आप नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर जो सियासी रहनुमा जो ताहयात नाअहल हैं, उनके लिए सियासी राहें खुलने का इम्कान है? जी बिल्कुल, नज़र तो यही आ रहा है। स्टेटमेंट की सारी बात है, बड़ी वैल्यू है, और इस कानून की वजह से पाकिस्तान के बड़े सियासी बुर्ज जो हैं वो गिरे थे और मंजरनामा बदल गया था बिल्कुल सियासत का। एक बात। दूसरा मेरे ख्याल से ये भी है कि जो ताकतवर हलके हैं, जो ये सारी माइक्रो मैनेजमेंट करते रहे और जो सियासतदानों को इसकी भीड़ चढ़ाते रहे, उनको भी समझ आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो एक कैरेक्टर को बाहर निकालने और दूसरे कैरेक्टर को लाने से नहीं है। तमाम पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को अखाड़े में रखना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहेंगे तो निज़ाम ठीक होगा। सो जो नवाज शरीफ को निकालने का तजर्बा था वो भी नाकाम हुआ, और इमरान खान को लाने वाला तजर्बा भी नाकाम हुआ। सो लगता यह है कि वो सोच ये रहे हैं कि जो तजर्बा होना चाहिए वो ये है कि सारे अंदर बैठें और सारे मिलके काम करें। लेकिन क्या इस सारे प्रोसेस में क्या कभी पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी आ सकती है, ये बड़ा एक सवाल है। और इससे जनरल पब्लिक के अंदर जो अब क्वेश्चन उठेंगे वो बड़े खतरनाक हैं। वो समझेंगे क्या अदालतें ऐसी करती हैं, क्या ऐसे ही लीडर्स के साथ हो? लोग जो हैं वो पहले नाअहल होंगे, फिर उनको अहल किया जाएगा। पहले साकडार भागेंगे, फिर साकडार बड़ा प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के आएंगे। सो हमने जमहूरियत का मजाक उड़ाया, हमने अदालतों का भी मजाक उड़ाया, और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बात बताऊं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि ये डिलीवर भी नहीं कर रही। जब ये डिलीवर भी नहीं कर रहे, सियासतदान आपस में बैठते भी नहीं है, पार्लियामेंट एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सोल्यूशन भी नहीं लेके आ रहे, तो फिर लोग इसको किस तरह पसंद करेंगे? और जो इमरान खान आ रहे हैं, मामला जो है वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन दिस इज अ गुड ओमेन। बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, इस्लामाबाद में किसी किस्म का कोई लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे, कोई चढ़ाई किसी सियासी जमात को नहीं करने देंगे। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की गर्ज से इस्लामाबाद की तरफ आए तो इमरान खान के साथ जो होगा वो उनके वहमो गुमान में भी ना होगा। सज्जाद मीर साहब, हुकूमत इमरान खान को लॉन्ग मार्च नहीं करने देगी? असल में पहले मैं एक बात लाइटर वेन में करता हूँ। राना साहब से भी किसी ने पूछा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते इमरान खान को, उसने ये जुर्म किया, ये जुर्म किया, ये जुर्म किया, ये जुर्म किया, हुकूमत कुछ करती क्यों नहीं? राना साहब लाइट मूड में बैठे हुए कहने लगे कि गिरफ्तार हमने करना है। बात का मतलब ये है, गालिबन अब ये फैसला हो चुका है स्टेट के लेवल पर। इस बात को दूसरी तरह इस्तेमाल करता हूँ कि इस्लामाबाद को अब खेल नहीं बनने दिया जाए, इमरान को स्टेट के मामला से खेल नहीं दिया जाए, लॉ और ऑर्डर को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो लाडला होगा, शायद उसे गिरफ्तार भी ना किया जाए, शायद यूं ही कोशिश की जाए कि तड़पा के मारा जाए। लेकिन ये बात तकरीबन तय है कि अगर उसका प्लान किसी लॉन्ग मार्च का है, तो इस वक्त जो सूरत नज़र आती है, जो स्टेट का रवैया नज़र आता है, और जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, कमेटियाँ बनाई हैं, ये ऐसे नहीं है, ये बिला सोचे समझे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इमरान के लिए वो वक्त
जो नवंबर से पहले जिसका वो इंतजार कर रहा था वो गुजर चुका है। उसे अब इक़्तिदार दूर नजर आता है या वो डेस्परेट है तो सख्त तकरीरें करता है, लेकिन लोगों का ख्याल है कि वो कभी कोशिश नहीं करेगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा इस्लामाबाद आए। जी राना सनाउल्लाह ने इशारा किया कि वो औरतों का ना भेज दे, गालिबन इसके बारे में सोचा गया होगा, लेकिन लगता ये है कि इमरान के लिए अभी इस्लामाबाद में आना आसान नहीं है। वो किसी लॉन्ग मार्च के, उसको गालिबन ये पैगाम मिल गया है कि लॉन्ग मार्च इस बार आपके लिए कोई आसान खेल नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए पैगाम उसको मिला होगा, इसलिए हुकूमत का नुमाइंदा जो है वो बढ़ के मार रहा है। ठीक वो है, कह लीजिए पॉजिटिव ना कहिएगा, तो वो साफ लफ्जों बिल्कुल में कह ठीक है रहा मीर है कि साहब। इस्लामाबाद में आए तो तुमसे निपटा जाएगा। ठीक है तो मीर ये साहब। सूरत हाल जो है कि हमारे सियासी मंजरनामे को एक नया रुख देती हुई दिखाई देती है। ठीक, हमारे आर्मी चीफ भी अमेरिका में है, वो वापस आने वाले हैं, नवंबर का महीना भी गुजरने वाला है। ठीक है मीर साहब, देखिए मुख्तसर क्या कीजिए प्लीज। बिल्कुल। अली मुमताज साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत इमरान खान को लॉन्ग मार्च नहीं करने देगी? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से जो सियासी बयानात हैं वो तो देंगे, दोनों तरफ से धमकियां भी दी जाएंगी, दोनों तरफ से सख्त नताइज की धमकियां दी जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे। लेकिन पीटीआई के इस लॉन्ग मार्च को अब रोकेगा कौन? हाँ, एक बात पे जरूर रोका जा सकता है कि अगर पंजाब में गवर्नमेंट पीएमएलएन की बन जाए और पीटीआई की पंजाब से एक दफा फिर छुट्टी हो जाए, जिसकी कोशिशें की जा रही हैं, इरादा रखती है पीएमएलएन और काफी हद तक प्लान तैयार भी है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी कुछ ताखीर है। अगर इस लॉन्ग मार्च से पहले गवर्नमेंट गिरा दी जाती है पंजाब में पीएमएलएन की, जब भी लॉन्ग मार्च, वैसे तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ तारीख देंगे इमरान खान साहब 12 रबीउल अव्वल के बाद। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस्लामाबाद तक तो सब जाएंगे ही जाएंगे, पेशावर से भी आएंगे, केपीकेपी से भी आएंगे, फिर उसके अलावा आपके एजेके से भी आएंगे, गिलगित से भी आएंगे, सब तरफ से लोग आएंगे। उनको इस्लामाबाद जाकर रोका जा सकता है, जहां पर शेलिंग होगी, कंटेनर्स लगाए जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इस्लामाबाद में डीच करे और ये तय कर ले कि जी हमने इस्लामाबाद शहर को ही बंद कर देना है, तो फिर गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, फिर उसमें रेंजर्स और एफसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सूरत हाल को ज्यादा अच्छी नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई ऐसे बयानात न दें जिसमें लोगों में आप मजीद इश्तियाल उनको दिलाएं, और कोई ऐसा फैसला भी ना हो कि जिससे आप एक तरह से जलती हुई पे तेल का छिड़कने का काम या किरदार अदा करें। तो एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफत अपनी जगह। नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि उनके बस दिल में पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए नफरत ही नफरत है, और उनको उनके जहन में या दिल में इंतकाम है, और अंडरस्टैंडेबली क्योंकि उनको सजा हुई और जिस सब में से वो गुजरी। लेकिन गवर्नमेंट के लिए खाली रोकना मुमकिन नहीं है। ठीक, कमर चीमा साहब, आपको भी लगता है, आप समझते हैं राना सनाउल्लाह रोक लेंगे, हुकूमत इमरान खान को लॉन्ग मार्च नहीं करने देगी? देखिए, माजी में तो जो होता रहा वो तो ये था कि इमरान खान साहब को फैसिलिटेट किया जाता था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान को फैसिलिटेट किया जाता है कि नहीं किया जाता। और जो सजाद मीर साहब बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्या इमरान खान को हमने पकड़ना है, तो बात तो वो सही है कि ये पकड़ना किसने है, और ये जो चीज़ें हैं इतने बड़े पैमाने पे ये फैसले, फिर उसकी जो अफरा तफरी हो सकती है उसका क्या हो सकता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत चाहे तो रोक सकती है। मुझे एक चीज़ पे बड़ा डाउट है कि लोग बाहर निकलेंगे, अगर निकल भी आए तो सस्टेन नहीं करेंगे। ये लॉन्ग मार्च सस्टेन नहीं कर सकता। पाकिस्तानी अवाम का जो शऊर और जो उनका तरीकाकार है वो ये है कि उनका 24-36 घंटे 48 घंटे के ज्यादा वो इतनी देर स्टे करेंगे इमरान खान के बाद, उसके बाद वो निकल जाएंगे। लोग कहाँ रहेंगे? और अगर वो आ भी जाते हैं तो वो आके क्या कर लेंगे? रेड जोन में आ गए भाई, पार्लियामेंट में कब्जा कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दाव चले जाएंगे, मिनिस्ट्रियों में घुस जाएंगे, क्या करेंगे? टीवी में घुस जाएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो बेसिकली इमरान खान ने अपना मजाक उड़ाना है अगर इस तरह की हरकतें करेंगे। हाँ, अगर वो बैठेंगे मैंने स्टेट मशीनरी जैम कर देनी है तो वो भी करके देख लें। पंजाब उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, मरकज ही उनके पास नहीं है ना। इन एनी केस इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है इससे कोई खैर खा रिजल्ट नहीं निकलेगा, स्वाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर मजीद अफरा तफरी होगी और इकोनॉमी नीचे जा सकती है। आपने जो डॉलर और जो है वो तगड़ा हो सकता है, लेकिन और दूसरा ये कि लोग इतनी देर सर्वाइव नहीं करेंगे इमरान खान के साथ। माजी तो यही बताता है। और
ठीक है, थे। ठीक हाँ, है कमर चीमा साहब, खैबर पख्तूनख्वा से आ सकते हैं, पंजाब से, लेकिन स्टे नहीं करेंगे। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत नहीं करने देगी इमरान खान को लॉन्ग मार्च? देखिए, जिस तरीके से इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बयानात आते हैं ना, राना सनाउल्लाह के जवाबात भी ऐसे ही होते हैं। तो जितनी आपको उसके अंदर कोई ठोस हकीकत नज़र आती है, बारहा कितनी मरतबा इमरान खान ने कहा, उतनी ही मरतबा ये राना सनाउल्लाह साहब के जवाबात होते हैं और उसी कैफियत के होते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे हट के मामला ज़रा ज़्यादा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। अगर हम ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन है कि जी नाअहली का कानून जो है ये ठीक नहीं है, ये ड्रैकोनियन कानून है, तो फिर एक चीज़ होती है हमारे आइन के अंदर जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बाकी अमेरिका के अंदर उसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से कुछ ऐसे हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, जो आपके शहरियों के हकूक़ हैं, जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। भले आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो डॉक्ट्रिन है आइन का, उसके तहत उसको करें, किसी तरीके से करें, उनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या उसके अंदर पॉलिटिकल एसोसिएशन एक हिस्सा है उस हक का? अगर है तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी डिफाइन कर लें कि वो किस लेवल तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तरीका दिया हुआ है, कानून मौजूद है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हो या इमरान खान साहब हो, सेलेक्टिवली उसको एम्प्लॉय करते हैं। तो मेरा ख्याल है जब आइन को रिव्यू किया जाए, और ज़रूरत है करने की, अब बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वरना इन लोगों के घर की बांदी बन गया है कानून। जो चाहा उसको उठा लिया, पसंद कर लिया, जो पसंद नहीं आया उसको दूसरे के मुंह पे मार दिया। तो ये खेल खेला जा रहा है। तो ना सिर्फ ये कि हम इस वक्त रियासत को तो हमने खेल बना ही दिया, बुग़्ज़े फ़ौज के अंदर बुग़्ज़े रियासत चल रहा है। जब हम रियासत और फ़ौज को मिलाते हैं तो बुग़्ज़े रियासत बनता जा रहा है वो जी। इसलिए उसको भी ध्यान से देखना है। और अब आइन को और कानून को अपने हाथ में लेके जिस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, उस तरीके से कानून के ऊपर भी बिल्कुल उसको ज़ीरो किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के खुदा न खास्ता बिल्कुल उसकी जो बका है उसकी या उसकी सलामती है, उसको ख़तरा है। उसको बहुत समझ के उसको इन चीज़ों को कहना चाहिए, बोलना चाहिए, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा अगली पार्लियामेंट को। बिल्कुल ठीक है। अब हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बड़े बड़े दावों की, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉलर को भी 200 से नीचे ले आएंगे और IMF को भी संभालेंगे। क्या उनके दावे हकीकत का रूप धारेंगे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया कि डॉलर की असल कदर 200 से कम है। IMF को देख लूँगा, मईशत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है और मईशत को मज़ीद भी बेहतर करेंगे। क्या इसहाक डार के दावे हकीकत का रूप धार लेंगे अली मुमताज़ साहब? अली मुमताज साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। देखिए, इसहाक डार साहब के जो दावे हैं वो पहले भी ये सब कर चुके हैं, और लेकिन जब कर चुके हैं तो वहां पर लोग ये भी कहते हैं या उन पर तनकीद ये भी की जाती है कि जी वो नंबर फजिंग के बड़े माहिर हैं। और जी अली मुमताज साहब आपकी तरफ आते हैं इसके जवाब लेने के लिए। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इसहाक डार के दावे हकीकत का रूप धार लेंगे? अच्छा देखें, मैं पहले एक छोटा सा कुछ कह दूं आपसे कि एक होती है चीज़ जिसे कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, REER। ये जितने मईशतदान पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत अच्छा जानते हैं, वो कहते हैं कि ये डिटर्मिन करता है कि असल में आपकी रुपए की कदर है कितनी। और वाकई में वो कहते हैं कि रुपए की कदर 185 के लगभग है, 185 से लेके 190-95 के बीच में। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब इससे आगे जाता है तो इसका मतलब है कि सट्टेबाजी से जा रहा है। और सट्टेबाजी के अंदर आपको पता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, कुछ बैंक्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं, फिर कुछ कंपनीज़ हैं, एक्सचेंज कंपनीज जो इस सट्टेबाजी में मशगूल थी, और इसकी कीमत कहाँ से कहाँ ले गई थी, 240 तक ले गई थी। तो ये जो सट्टेबाजी है, इसको काबू करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप हुआ करता है। ये इकोनॉमिक समझ बूझ की बात नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गालिबन मिफ्ता इस्माइल साहब थोड़े से इसमें कमज़ोर थे, इसके अंदर डार साहब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप दिखाते हैं तो वो मजबूत तौर पे ये इसको मैनेज कर सकते हैं। और आपने देखा कि एक हल्का सा रुझान पीछे की तरफ आया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये याद रखें कि हर इस किस्म का जो स्टेप होता है जहाँ पर आप आर्टिफिशली किसी कीमत को कम करते हैं, ये आर्टिफिशली नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, लेकिन अगर उससे भी आप कम करते हैं तो फिर उसका असर 6-8 महीने तो आप एक दुनिया बना के दिखा देते हैं, जो जितना टाइम
इस हुकूमत के पास है। डार साहब बड़े खुशकिस्मत हैं ऐसे वक्त पे हैं जबकि हुकूमत ही 8 माह की 6 से 8 माह की रह गई है। तो इन 6-8 माह के अंदर वो अपनी तमाशा जो है उसको बिल्कुल से जादूगरी दिखा के डॉलर को कंट्रोल करके कीमतों पे भी असर आएगा, बाकी चीज़ों पे असर आएगा, कर सकते हैं। लेकिन इसका असर जिस तरीके से हर दफ़ा होता है कि जब किसी भी हुकूमत के आखिरी साल 1.5 साल होता है, वो जब स्टेप्स लेती है गलत किस्म के या जैसे भी लेती है, उसका असर अगली वज़न अगली हुकूमत को उठाना पड़ता है। जैसे कि $250 रुपए तक डॉलर गया इस हुकूमत के तहत, क्योंकि वो कुछ वैसे मामलात थे जो कि इमरान खान साहब करके गए थे। तो ये बात है, तो ये 6-8 महीने तो गुजार लेंगे, शायद इलेक्शन भी जीत जाएँ, लेकिन असरात इनकी अपनी हो या कोई और हुकूमत, वो अगली हुकूमत वज़न उठाएगी इसका। राइट। सज्जाद मीर साहब, आपको लगता है इसहाक डार के दावे हकीकत का रूप धार लेंगे? मैंने हमेशा 2-3 मईशतदानों का इंटरव्यू करता हूँ हफ्ते में एक बार, और कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत पर कुछ उनकी राय ली जाए। उनमें से किसी ने कहा था कि स्टेट बैंक ने दानिस्ता हमारे रुपये की कीमत जो है वो कम की है, और भी कुछ बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि सिट्टेबाजों का दूसरा रोल है, लेकिन उन्होंने बराह रास्त स्टेट बैंक को भी और कुछ बैंकों को इसमें मुलव्वस बताया गया। लगता है कि इसहाक डार के आने से ही उन लोगों को मालूम है कि इसहाक डार ये हिटी जानते हैं और उनको मालूम है कि ये कैसे किया जाता है। रेट खुद कम होने लगा है। इसहाक डार का दावा गलत नहीं है। शिदात चौधरी साहब कह रहे थे कि हमारे रुपए की रियल कीमत जो है 185 के करीब है, डॉलर की कीमत 185 रुपये के करीब है। इसहाक डार कहते हैं मैं 200 से कम ले आऊँगा। अच्छा, वो अगर इस वक्त रियल रुपये की कीमत ले आते हैं महंगाई पे, और वो ये भी कहते हैं कि मुस्तफा इस्माइल ने कहीं कह दिया, भाई उनको बोलना नहीं चाहिए। अब वो पार्टी मेंबर के तौर पर बिहेव करें, और उन्होंने जो रोल अदा करना था लोगों ने उसकी तारीफ ही कर दी। अब अगर वो कहेंगे कि मैंने तो कहा था, IMF ने कहा था कि आप कीमत बढ़ा देंगे, तो मैंने कहा सवाल ही नहीं होता, आप अल्लाह खैर करें। तो इस तरह की बात कह के ना अपनी पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, ना मईशत की खिदमत कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की। इसहाक डार कहते हैं कि IMF से मैंने निपटा है, 25 साल से निपट रहा हूँ, और बैंकों को मैं जानता हूँ कैसे देखना है, कैसे करना है, क्या नहीं। ठीक है मीर साहब, ठीक है, वो इस लिहाज से ठीक कहते हैं। और मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए कि मईशत में ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता जरूर आ सकती है। ठीक। कमर शीवा साहब, आप क्या समझते हैं, इसहाक डार के जो दावे हैं वो हकीकत का रूप धार लेंगे? देखिए, इसहाक डार साहब जो हैं वो एक तजर्बाकार फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं। बेशक उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली मैनेज करके रखा था पिछले, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये भी होता है और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी होता है कि हमारी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी और बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। सो लेट्स सी, मामलात बिगड़ चुके हैं, कहाँ 123 और कहाँ उनकी कैपेसिटी ये थी कि वो डॉलर को 100 से नीचे ला सकते थे, और कहाँ उनकी कैपेसिटी ये है कि वो अब 200 के नीचे लाना चाह रहे हैं। मामलात को इतने सादा और जो है वो नजर नहीं आते, लेकिन अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, हम आज भी राइट ट्रैक पे आ जाएं, तो हम तरक्की कर सकते हैं। आज देखें भारत पहुंच के 7% ग्रोथ रेट है उनका। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जवाद साहब। अगर हमने इस खित्ते में इज्जत से रहना है और अपनी आवाम को भी इज्जत देनी है और हमने तरक्की करनी है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। मिल बैठ के काम करें, ये मुल्क सबका है। इस तरह इसको खेरू खेरू पंजाबी कहते हैं ना करो, वरना मामलात जो हैं वो, ये जो यूथ है, ये जो कौम है, ये अपने बड़ों को माफ नहीं करेगी अगर इसी तरह हम इस चीजों को लेके चलते रहे। उम्मीद है कि ये नीचे ला सकते हैं और ये मेहनत करेंगे, उम्मीद है, और मदद करनी चाहिए। इस वक्त सबको मदद करनी चाहिए। जी अली मुमताज साहब, वजीर खजाना के बड़े बड़े दावे हकीकत का रूप धार लेंगे? देखिए, दावे तो बहुत से किए हैं। तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, तमाम पॉलिटिशियन, सियासी लोगों से बहुत से दावे सुनते हैं, बहुत से वादे उनकी तरफ से होते हैं। जहां तक इसहाक डार साहब की बात है, तो जैसा कि अभी कहा भी जा रहा था कि वो तजुर्बेकार आदमी है, तजुर्बा उनके पास है, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें है कि उन पर तनकीद की जाती रही है कि जो नंबर फजिंग के मास्टर हैं, यानी कि वो नंबर्स का हेर फेर जानते हैं कि कैसे उसको मैनेज करना है। और वो बज़ाहिर तो यही दिखाएंगे कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन बाद में फिर जाके कहानी जब खुलती है तो पता चलता है कि सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं थी, आर्टिफिशियली हो रहा था। तो नंबर्स के एतबार से उसको नीचे तो वो ले आएंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो असल मामला है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का है, फिर इसी तरीके से बाहर से जो पाकिस्तानी भी रकम पाकिस्तान भेजते हैं उसको भी बैंकिंग चैनल्स के जरिए भेजें। यानी कि आपके जो
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनका ऊपर जाना जरूरी है आपकी, तब करेंसी जो है उसकी डीवैल्यूएशन खत्म होगी या उसकी कदर में इजाफा होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आर्टिफिशियली तो आप नीचे ले आएंगे, लेकिन आर्टिफिशियली ही होगा वो, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अली मुमताज़ साहब, कमर शीमा साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।